हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ठोस अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। अब ठोस अवस्था क्या है, इसके तो लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, जिससे आपको समझ में आ जाए और आपको टॉपिक क्या हो जाए, एक तरह से फील हो जाए। तो संसार की ज़्यादातर वस्तुएं आपको किस अवस्था में देखने को मिलती हैं? ठोस अवस्था में देखने को मिलती है। जैसे आपकी ईंट क्या है, ठोस है। आपका मार्कर क्या है, ठोस है। आपका चौक क्या है, ठोस है। तो इस चैप्टर में हम ठोस की आकृतियों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपका लोहा है, लोहे के जो कण हैं पास पास चुपके होते हैं। ऐसे मैं लोहे को उंगली से दबा के देखूँ तो क्या होगा, उसके जो अणु हैं बहुत पास पास है। लोहे जरा सा भी नहीं पिचकेगा, जैसा है बिल्कुल वैसी रहेगा। ईंट है, ईंट को मैं दबा के देखूँ तो ईंट पिचकेगी नहीं, जिसका आकार है बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वही मैं चौक को ले लूँ, वो भी एक ठोस है। अगर मैं उसको पकड़ के हाथ से दबाऊँ, ज़्यादा ताकत लगाऊंगा तो वो पिचक जाएगी और धीरे 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 उसके धूल के कण नीचे उड़ने लगेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो भी ठोस होते हैं, कौन सा ठोस पिचक जाता है, किसके अणु पास होते हैं, किसके दूर अणु हैं, इस चैप्टर में हम उन ठोसों का डीपली अध्ययन करने वाले हैं। तो चैप्टर हमारा क्लास 12 का चैप्टर बना है ठोस अवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य का मतलब भी क्या होता है, पदार्थ। तो बहुत से बच्चे द्रव्य को द्रव समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? द्रव। लेकिन द्रव क्या होता है, द्रव अलग होता है। द्रव होती हैं आपकी पतली चीज़ें, जैसे आपका पानी, तेल, ये सब के होते हैं आपके द्रव होते हैं। जो भी आपकी पतली ऑयली चीज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी द्रव कहलाती हैं। लेकिन द्रव्य क्या होता है, अलग होता है। द्रव्य को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। चाहे आपका पदार्थ आ जाए, चाहे क्या आ जाए आपका द्रव्य, दोनों ही क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटर। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। तो पदार्थ या द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम मैटर। अब पदार्थ होता क्या है? तो जब हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इससे पहले आपको जानना चाहिए होता पदार्थ क्या है। तो संसार की जो ज़्यादातर वस्तुएं आपकी, ज़्यादातर नहीं हम सभी कह सकते हैं, तो संसार की आपकी सभी वस्तुएं क्या है, आपकी पदार्थ है। जैसे मार्कर क्या है, आपका एक पदार्थ है। मैं क्या हूँ, आपका एक पदार्थ है। ब्लैक बोर्ड क्या है, ये आपका पदार्थ है। ये आपको जो दीवार दिख रही है, ये क्या है, आपका पदार्थ है। और ये मैं जो माइक लगाया हुआ हूँ, ये भी क्या है, आपका पदार्थ है। तो संसार की सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है। लेकिन हमें ये तो पता चल गया ये संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, लेकिन आपकी जो साइंस है वो क्या मांगती है, डेफिनेशन। तो बिना रटे केवल आप समझेंगे, समझ के खुद डेफिनेशन बना देंगे। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें हम गौर करें कि हमें कौन कौन सी चीज़ कॉमन देखने को मिलती है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं, हमें उसमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक क्या है, आपका मार्कर। मार्कर का क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। कुछ ना कुछ उनमें क्या होता है, वजन होता है। और सभी वस्तुएं कुछ ना कुछ क्या घेरती हैं, स्थान घेरती हैं। जैसे ये मार्कर है, मेरी हथेली पर रखा हुआ है तो कुछ जगह घेर रहा है। ऐसे ये मार्कर मैंने बोर्ड पर लगा दिया तो ये क्या घेर रहा है, कुछ जगह घेर रहा है। ये मेरा बोर्ड दीवार पर लगा हुआ है तो ये दीवार की कुछ जगह घेर रहा है, और इसका वजन भी क्या होगा, कुछ होगा। इसी तरह मेरा मार्कर है, इसका वजन भी कुछ होगा और ये जगह भी कुछ घेर रहा होगा। तो संसार की जितनी वस्तुएं, उसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुझे देख लीजिए, मैं कुछ ना कुछ जगह घेर रहा हूँ, यानी मैं बोर्ड के सामने जिस हिस्से को कवर कर रहा हूँ वहाँ का आपको पीछे का नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं इतने हिस्से की क्या घेरा हुआ हूँ, जगह घेरा हूँ। और मेरा खुद का क्या है, कोई एक वजन है, द्रव्यमान है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम इसी को समझते हुए। संसार की वह सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है। तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यानी हर चीज़ में क्या होता है, वजन होता है। एवं जो स्थान घेरती हैं, क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। तो संसार की सभी वस्तुएं जिनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, वजन होता है, और क्या घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, क्या कहलाते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। तो सही वस्तुएं क्या हैं, आपकी पदार्थ हैं। थोड़ा हम बेसिक चलते हैं और डीप चलते हैं, जिससे आपको टॉपिक क्या हो जाए, एकदम फील हो जाए, मज़ा हो जाए। इससे पहले आपने इतना अच्छा पढ़ा नहीं हो कभी, आपको ही मज़ा आ जाए, इंटरेस्ट आए पढ़ने में कि मज़ा आ रहा है। तो हमने पदार्थ की तो जानकारी ले ली, हमने पदार्थ की तो जानकारी ले ली कि संसार की सही वस्तुएं क्या कहलाती हैं, आपकी पदार्थ कहलाती हैं। लेकिन पदार्थ किससे मिलकर बना है, क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, क्वेश्चन आ रहा है कि पदार्थ किससे मिलकर बना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका पदार्थ है वो अणु कौमा परमाणुओं से मिलकर बना है। तो आपका जो पदार्थ है वो अणु और परमाणुओं से मिलकर बना है। तो
परमाणु क्या है आपका? अणु क्या होता है? जब आपके दो समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु। अब परमाणु कैसे कहते हैं? परमाणु कोई भी आपको कन्फ्यूजन दूर कर जाए, चौक है, चौक का मैं आज से चूरा कर रहा हूँ ऐसा करके धीरे 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 धीरे, तो जब मैं चौक को ऐसे पीसूंगा और धीरे धीरे उसके चूरा करूँगा, उसके क्रिस्टल धीरे धीरे ज़मीन पर गिर रहे होंगे, तो उसका जो सबसे छोटा एक क्रिस्टल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका परमाणु कहलाएगा। तो किसी पदार्थ का कि इतना चूरा करो, इतना चूरा करो, इतना बांटो किसी और नहीं बांटा जा सके, तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है? आपका परमाणु कहलाता है। अब बात करते हैं परमाणु किससे मिलकर बना है। तो अणु तो मैंने आपको बता दिया, जब दो परमाणु मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका अणु मिलेंगे। अब परमाणु किससे मिलकर बना है? तो आपका जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन और पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो परमाणु जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अब बात करते हैं हम पदार्थ की अवस्थाएं। तो आपने 9th में ही पढ़ा है, पदार्थ 11th में ही पढ़ा है। पदार्थ की जो मुख्य अवस्थाएं वो आपने कितनी पढ़ी हैं? 3। लेकिन 12th में आपकी 4 अवस्थाएं हो जाती हैं, एक अवस्था बढ़ जाती है प्लाज्मा। लेकिन पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम क्लास 12th में आपकी 4 अवस्थाएं, वैसे तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन क्लास 12th में आपकी एक अवस्था और बढ़ जाती है, वो आपकी लिखी हुई हैं। तो पहली अवस्था क्या है? ठोस। दूसरी क्या है? द्रव। तीसरी क्या है? गैस। और चौथी क्या है? आपका प्लाज्मा। तो एक एक करके हम सभी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम ठोस के बारे में करेंगे, फिर उसके बाद द्रव के बारे में करेंगे, उसके बाद गैस के बारे में करेंगे, और उसके बाद किसके बारे में करेंगे? प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हमारी हेडिंग डाली ठोस। ठोस के बारे में बात करते हैं, यानी जो आपके ठोस होते हैं इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, हम पहचान कैसे करेंगे ये क्या है आपका ठोस। तो आपका पहला पॉइंट क्या है? अंतराणविक बल अधिकतम होता है। अब अंतराणविक बल किसे कहते हैं? अंतराणविक, अंतर माने अंदर की ओर, तो अंतराणविक बल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। तो अंतराणविक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, और बल को हम बोलते हैं फोर्स। तो इंटर का मतलब होता है अंदर की ओर, और मॉलिक्यूल माने अणु में, फोर्स माने बल। तो किसी अणु में अंदर की ओर जो बल लगता है, जो क्या करता है? उनके परमाणुओं को एकदम आपस में चिपकाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? हम अंतराणविक बल कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या? अंतराणविक बल अधिकतम होता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे आपको कोई ठोस है तो उसके अणु के होते हैं एकदम पास पास होते हैं, एकदम चिपके चिपके होते हैं, ऐसे ऐसे करके होते हैं, चिपके चिपके होती हैं। ऐसा हम कोई ठोस दे देते हैं, हमने ईंट देखी, अब हम ईंट को हाथ में पकड़े और ऐसे करके पिचका रहे हैं, हाथ से ताकत लगा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ईंट में कोई बदलाव नहीं आता, उसके अणु क्या है? पास पास है, एकदम चिपके हुए हैं। आप कोई पूछे ये अणु पास पास चिपके क्यों हैं? तो वहाँ पर एक बल कार्य करता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, और हिंदी में क्या होता है? अंतराणविक बल। यानी जितने भी ठोस होते हैं उनमें एकदम प्रबल, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अंतराणविक बल होता है, जो उनके अणुओं को एकदम चिपकाए रहता है, आपस में पकड़े रहता है, और करने करके होता है आकर्षण होता है, जिससे अणु के होते हैं पास पास चिपक जाती हैं और उनमें जगह नहीं होती है, और अणु पास पास चिपके रहते हैं तो पिचकती नहीं है। जैसा आपका ईंट है, ईंट को हम दबाएं तो ईंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके अणु क्या है? एकदम चिपके चिपके पास पास हैं। भाई आपके ले लें लोहा ले लें, लोहे को भी आप पास पास पकड़ के क्या करें? एकदम चिपकाएं, उसके भी अणु के होते हैं एकदम पास पास चिपके होते हैं, उनके बीच का होता है अंतराणविक बल बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए हमारे दबाने पर वो दबते नहीं हैं। अब भाई हम किसको ले लें? द्रव को, पानी को। तो पानी के अणु के होते हैं उनके बीच अंतराणविक बल बहुत कम होता है, तो हम हाथ से झटका मारते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है? अंदर घुस जाता है। तो ठोस क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? ठोस क्यों होते हैं? वो पिचकते क्यों नहीं है, दबते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर एक बल कार्य करता है जिसको हम कहते हैं अंतराणविक बल। तो पहला पॉइंट क्या है? अंतराणविक बल अधिकतम होता है। जो ठोस होते हैं उनमें अंतराणविक बल अधिकतम होता है, इसलिए उनके अणु के होते हैं पास पास चिपके होते हैं। दूसरा क्या है? अंतराणविक दूरी न्यूनतम होती है। तो जो ठोस होता है अणुओं से मिलकर बना होता है, जो मैंने बनाया जी पास पास के हो रहे हैं, उसके अणु चिपके हुए हैं। अब इनके बीच की होती है दूरी न्यूनतम होती है। अगर दूरी कम होगी तो दबाने से क्या होगा? दबेगा नहीं। और अगर आप पास गैप होगा, जैसे एक में यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से कोई धक्का मारेगा तो वो क्या होगा? मुझसे चिपक जाएगा। और कोई मुझसे मिलकर खड़ा हुआ है तो वो धक्का मारेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे क्या है? चिपके खड़ा हुआ है। इसी तरह ठोसों के जो अणु होते हैं एकदम पास पास चिपके होते हैं, उनके अणुओं के बीच की होती है दूरी कम होती है। तो यही दूसरे पॉइंट में बताया गया है, अंतराणविक दूरी न्यूनतम होती है। ठोस आपस में चिपके हुए होते हैं, इसलिए उनके अणुओं के बीच दूरी न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस के होते हैं आपके ठोस होते हैं, दबाने पर क्या होते हैं? पिचकते नहीं हैं।
तीसरा क्या है, निश्चित आकार एवं आयतन होता है। तो इसको समझ लीजिए, जो ठोस होते हैं आपका, इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी क्या होता है, निश्चित। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या ले ली, ये ईंट ले ली, तो आकार किसे कहते हैं, जो ईंट का आकार है। अब मैं ईंट में ऐसा करूँ, ताकत लाऊंगा ऐसा करके, तो ईंट के आकार बदल जाएगा, ईंट है ईंट ही रहेगी। ये मेरा क्या है, मार्कर है, मार्कर का ये क्या है, आकार है, शेप आपको दिख रहा है। अब मैं इसको दबा रहा हूँ ऐसा कहता ताकत से, तो ये बदल रहा है, ये नहीं बदलेगा, इसका जो आकार है वही आकार रहेगा। ये आपकी क्या है, दीवार है, इस पर मैं बल लगा रहा हूँ, तो ये पिचक जाएगी, ये बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। तो इसका जो, जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई चेंजिंग नहीं आती, उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, जो ठोस होते हैं इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित होता है, इनके अणु पास पास होते हैं, और क्या होता है, एक दूसरे चिपके हुए थे इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता। गैप होता तो चिपक जाते, वैसे वो चिपके हुए हैं तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो ठोस होते हैं इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन किसे कहते हैं, कोई चीज़ जितनी आपकी जगह घेर रही होती है वो क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। जैसा आपकी ईंट यहाँ रखी हुई है, तो जितनी जगह आपकी यहाँ घेर रही है, अगर मैं इसको हटा के दूसरी जगह रख दूँ तो उतनी ही जगह वहाँ पर घेरेगी। जैसा आपका ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, तो जितनी जगह आपका इस बोर्ड पर घेर रहा है उतनी जगह यहाँ पर घेरेगा। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जितनी जगह यहाँ पर घेर रहा हूँ उतनी ही यहाँ पर घेरूँगा। तो जो आपके ठोस होते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन मैं ठोस नहीं हूँ, एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ। ये बोर्ड क्या है, आपका ठोस है, जितनी जगह आपका यहाँ घेर रहा है, अगर मैं इसको इधर से उठा के इधर लगा दूंगा तो उतनी जगह आपका ये बोर्ड उधर ही घेरेगा। तो यही तीसरे पॉइंट में लिखा है, जो ठोस होते हैं उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित का मतलब उनमें कोई बदलाव, चेंजिंग नहीं होती है। ईंट में हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, जैसा उसका आकार है वैसे ही रहेगा। और आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, जगह घेरना। ईंट को चाहे यहाँ रख लो चाहे उठा के यहाँ रख लो, मार्कर को आप चाहे यहाँ रख लो चाहे उठाकर यहाँ रख लो, जितनी जगह आपका मार्कर यहाँ घेरेगा उतनी आपकी जगह कहाँ घेरेगा, यहाँ पर घेरेगा। चौथा पॉइंट है, बहने का गुण पाया जाता है। तो आपके ठोसों में बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन आप कहेंगे ईंट कहाँ बहती है, तो उसमें एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है आपकी ऊष्मा। जब हम किसी ठोस को उच्च टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या करने लगता है, पिघलने लगता है। जब लोहा है, लोहे को हम उच्च टेम्परेचर पर क्या करें, गर्म करें, तो वो भी क्या होगा, पिघलने लगेगा। तो वैसे तो ठोस पिघलते नहीं है, लेकिन जब हम किसी ठोस को ऊष्मा देते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, ठोस बहने का गुण पाया जाता है। तो ऊष्मा देने पर ठोस में बहने का गुण पाया जाता है। वैसे तो ये ऐसे बहेगा नहीं, ये रखा हुआ है ठोस, तो वैसे बहने लगा नहीं बहेगा, जब तक कि हम इसे हीट नहीं दें और इसको खूब गर्म करेंगे तो ये भी पानी की तरह क्या होगा, बहने लगेगा। तो ठोस को ऊष्मा देने पर बहने का गुण पाया जाता है। अगर कहीं डेल्टा दिखा रहा है आपको एरो पे, तो डेल्टा का मतलब क्या है, इसको गर्म किया जा रहा है। अब जैसे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस, XYZ कुछ भी हो सकता है। डेल्टा का मतलब होता है आवेशकता अनुसार, यानी ये जितने टेम्परेचर पर आपका पिघल जाएगा उतनी इसको हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ठोस हो गया। अब बात करते हैं हम आपकी नहीं, द्रव की। तो दूसरा क्या है हमारा, द्रव। तो द्रव के बीच जो होता है अंतराण्विक बल ठोसों से कम होता है। तो जो आपके द्रव होते हैं, ठोस के अणु के होते हैं, आपस में बिल्कुल चिपके होते हैं, लेकिन जो आपका द्रव होता है इसमें ठोस की अपेक्षा के होते हैं, इसके अणु थोड़े थोड़े के होते हैं, आपके दूर दूर होते हैं। तो यही आपकी बात लिखी हुई है कि अंतराण्विक बल ठोसों से कम तथा गैसों से अधिक होता है। गैस, ये चारों तरफ के दिख रही हैं आपको, गैस दिख रही हैं, इनके अणु बहुत दूर दूर हैं। मुझे कोई ताकत लगाने पड़ रही कि ऐसे करके मैं इसको हटाऊं, मैं चारों तरफ हाथ अपने फैलाए हुआ हूं। तो गैस के अणु के होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ईंट है, ईंट को मैं दबाऊं हाथ से तो दबनी के लिए उसके अणु क्या है, बहुत पास पास हैं, उनके बीच में जरा सी गैपिंग नहीं है। तो ठोस के अणु के होते हैं पास पास होते हैं, उनके अंदर जरा भी गैपिंग नहीं होती, इसलिए वो दबते नहीं हैं। अब बात कर लें द्रव की। तो द्रव के अणु के होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। ऐसे मैं हाथ, जल पानी है, पानी उसके अंदर मैं हाथ घुसोड़ ले आऊँ तो मेरा हाथ क्या होगा, उसके अंदर डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, उसके अणु दूर दूर हैं, उसमें गैपिंग है, उसमें मेरा हाथ क्या होता है, चला जाता है। और वही बात करें, अब मैं जो पानी के अंदर मैंने अपना जो हाथ डुबोया उसमें मुझे थोड़ा बल लगाना पड़ा, लेकिन गैस के अंदर मैं हाथ डुबाऊंगा तो कोई बल नहीं लगाने पड़ेगा, क्योंकि उसके अणु बहुत दूर दूर है। एक यहाँ पर है तो आपका एक क्या है, यहाँ पर है, क्योंकि मेरे चारों तरफ क्या है, गैस है। आपको ही पता है हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और इस वायुमंडल में चारों ओर क्या है, आपके गैस है। तो यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अंतराण्विक बल ठोसों से कम तथा गैसों से क्या होता है, अधिक होता है। तो जो आपका द्रव होता है
उनमें अणुओं के बीच जो बल होता है वो क्या होता है, ठोसों से कम। यानी ठोस के अणु पास पास होते हैं लेकिन गैस के उससे दूर दूर होते हैं, वो सॉरी द्रव के उससे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन जो गैस होता है उसके बहुत ही दूर दूर होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है अंतराणविक दूरी ठोसों से कम तथा गैसों से अधिकतम होती है। तो ये क्या है, ये ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी है, और गैसों की आपकी क्या है, ठोसों से क्या होती है आपकी अधिक होती है, लेकिन गैसों से क्या होती है, कम, क्योंकि गैस के अणु के होते हैं बहुत बहुत दूर होते हैं। तो ठोसों के अणु बहुत पास पास होते हैं, और उससे दूर किसके होते हैं, आपके द्रव के, और उससे भी दूर के होते हैं आपके गैस के होते हैं। तीसरा पॉइंट है अनिश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है। तो आपका जो द्रव होता है उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित। जैसे मैं समझाऊं, ये आपका क्या है, एक बर्तन है, इसमें मैंने क्या ले लिया, 1 लीटर जल ले लिया। तो ये आपका कोई बर्तन है, इसमें मैंने क्या ले लिया, 1 लीटर जल ले लिया। अब वहीं पर ही क्या करा, मैंने एक बोतल ली, और बोतल में क्या करा, भर दिया मैंने, ये 1 लीटर जल भर दिया। तो जल क्या था, यहाँ भी 1 लीटर था, जल क्या है, यहाँ भी 1 लीटर है। तो लिखा क्या, अनिश्चित आकार। तो आपका जो द्रव होता है उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब बदल जाता है, यानी हम जिस बर्तन में 1 लीटर जल को डालेंगे वो उसका ही क्या ले लेगा, शेप ले लेगा, आकार ले लेगा। तो अभी हमने जो जल का आकार देखा वो क्या है, इस पात्र के जैसे है। अब यहाँ पर क्या हो गया, बोतल के समान हो गया। तो 1 लीटर जल तो वैसी की वैसी है, लेकिन इसका आकार बदल रहा है। यहीं पर ही क्या ले लेते हम, कोई बाल्टी ले लेते इस टाइप की, या आपने क्या ले ली, बाल्टी इस टाइप की। तो इस बाल्टी में हम क्या डाल देते हैं, 1 लीटर जल, 1 लीटर की ये बाल्टी है, इसमें क्या डाल दिए, जल। तो यहाँ पर जो जल का आकार है वो इस बर्तन के टाइप का है, यहाँ पर जो जल का आकार है वो क्या है, बोतल का है। बोतल का आकार ले लिया 1 लीटर जल ने, और यहाँ पर किसका ले लिया है, आपका बाल्टी का ले लिया है। तो यही पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो आपका द्रव होता है उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी जिस बर्तन में डालते हैं उसी के अनुसार वो ढल जाता है और बदलता रहता है। एवं निश्चित आयतन होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, यानी 1 लीटर आपका इस बर्तन में भी था, 1 लीटर आपका इस बोतल में भी था, और 1 लीटर आपका बाल्टी में था। लेकिन हमने जब जल को 1-1 लीटर सब में डाला तो 1 लीटर का 1 लीटर ही था, लेकिन सभी बर्तनों के अनुसार उसके क्या बदल रहे थे, आकार बदल रहे थे। यहाँ इस बर्तन के आकार का था, यहाँ बोतल के आकार था, यहाँ पर क्या था, आपके बाल्टी के आकार था। तो हम इसलिए कहते हैं जो आपका द्रव का होता है उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, आपका निश्चित होता है। चौथा पॉइंट है बहने का गुण पाया जाता है। तो आपने खुद देखा होगा, जो पानी होता है अगर हम पानी को जल के ऊपर डाल देते हैं तो क्या अगर हम पानी को किसी फर्श के ऊपर डाल देते हैं तो क्या होता है, वो बहने लगता है। तो पानी को आप कहीं भी डाल दें वो क्या होता है, बहने लगता है। इसे ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ही ऊष्मा के क्या होता है, बहने लगता है। अगर हम जल को ऊष्मा दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा और गैस बन के उड़ जाएगा। तो यही पॉइंट था, इसमें बहने का गुण पाया जाता है। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद बात करते हैं हम गैस की और प्लाज्मा की। अब हम बात करते हैं गैस की। तो पहले हमने बात करी थी ठोस और द्रव की, अब लास्ट में क्या है, गैस और प्लाज्मा। तो गैस में जो होता है आपका अंतराणविक बल क्या होता है, नियंत्रक होता है। अंतराणविक बल मैंने होता है, अंतराणविक बल क्या होता है, आपका अणुओं के बीच लगने वाला बल। तो इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका अंतराणविक बल ठोस में होता है, इसलिए ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास चिपके होते हैं। और आपके द्रव में क्या होता है, उससे कम, लेकिन गैस में सबसे कम होता है। इसलिए आपके गैस के अणु क्या दिखते हैं, आपको दूर दूर देखने को मिलते हैं, यानी अणु बहुत बहुत दूर होते हैं, गैपिंग होती है, जिससे हमें ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता। तो अंतराणविक बल क्या होता है, न्यूनतम होता है ठोस में, इसलिए इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही लिखा है, इसकी अंतराणविक दूरी अधिकतम होती है, यानी जो आपके गैस के अणु होते हैं इनके अणुओं के बीच में क्या होती है, दूरी बहुत बहुत होती है। एक अणु यहाँ पर है तो दूसरा अणु आपका यहाँ होगा, और एक अणु का होगा यहाँ। जैसे एग्जाम्पल देखें, ईंट ले लें, ईंट आपका क्या है, ठोस है। एक एग्जाम्पल मैं इसलिए चला रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, बस जाए और आप भूले नहीं। तो ईंट के अणु क्या है, पास पास है, दबाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना वो पिचकेगी ना चौड़ी होगी, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। भाई हम पानी ले लें, तो पानी में मैंने हाथ से बल लगाया तो मेरा हाथ उसके अंदर क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, उसके अंदर डूब जाएगा। क्यों डूब गया, उसके अणु दूर दूर थे, थोड़ा बल लगाने पर मेरा हाथ उसमें घुस गया। भाई मैं ईंट लेकर अपना हाथ को छोड़ता तो मेरे हाथ में लग जाती और मेरा हाथ उसके अंदर घुसता नहीं। अब वहीं वायु ले लें, चारों ओर वायु घुसी है, ऐसे भी हाथ फैला सकता हूँ, ऐसे ही फैला सकता हूँ, ऐसे ही फैला सकता हूँ, कहीं भी मैं हाथ फैला सकता हूँ, क्योंकि इसके अणु दूर दूर हैं और मुझे अधिक बल नहीं लगाना पड़ेगा। तो यही बात थी। तो अंतराणविक बल क्या होता है, न्यूनतम होता है। अणुओं के बीच अंतराणविक बल क्या होता है, न्यूनतम होता है, इसलिए गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं।
तीसरा पॉइंट है गैस का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार किसे कहते हैं, जैसा सिलेंडर, आपका सिलेंडर में क्या भरी है, आपकी गैस भरी हुई है, तो उसने अभी आकार किसका ले लिया है, सिलेंडर का ले लिया है। वही मैंने सिलेंडर की गैस की क्या कर दिया, लीकेज कर दिया। जो आपकी सिलेंडर की गैस लीकेज हुई वो किस में फैल गई, पूरे कमरे में फैल गई, तो उसने आकार किसका ले लिया, पूरे कमरे का ले लिया। जब गैस लीकेज हो जाती है तो हम खुद कहने लगते हैं बदबू आ रही है गैस की। इसी तरह इत्र सीसी में है, तो अभी जो इत्र सीसी में है जो आकार है वो किसका है, आपका सीसी का है। भाई मैंने क्या करा, चारों तरफ छिड़का तो चारों तरफ कमरे में क्या हो गई, महक बस गई, एकदम खुशबू बस गई, तो आप कहते हैं खुशबू लग रही है। तो भाई छोटी सी सीसी में जो इत्र था उसका आकार छोटी सी सीसी का था, अब वो पूरे कमरे में फैल गई है। इसलिए हम कहते हैं जो आपकी गैस होती है उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर मैं कमरे के अंदर चले जाऊँ तो वहाँ भी गैसें हैं, और अगर मैं बाहर चले जाऊँ वायुमंडल में घर से निकलकर तो वहाँ भी गैसें मिलेंगी। तो गैसें चारों ओर फैली हुई हैं, छोटे से कमरे में भी हो जाएंगी और बाहर ग्राउंड में भी हो जाएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं गैस का आकार क्या होता है, आपका अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन क्या होता है, आपका जगह का घेरना। अब वही मैंने के लिए आपकी 2 किलोग्राम गैस ले ली, वो एक सिलेंडर में भर दी, तो वो गैस कहाँ भरी हुई है, आपकी सिलेंडर में भरी हुई है। अब भाई मैंने सिलेंडर को लीकेज कर दिया, तो लीकेज करके देखा पूरे घर में बदबू फैल गई, तो जो वो पूरी गैस है वो किस में फैल गई, पूरे घर में फैल गई। तो पहले जो स्थान घेर रही थी गैस वो केवल सिलेंडर के अंदर का घेर रही थी, जब मैंने उसको लीकेज कर दिया तो वो पूरे कमरे के अंदर फैल गई। तो जो आपकी गैस होती है उसका आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब बदलता रहता है। वो 2 किलो गैस पहले सिलेंडर में जगह घेर रही थी, फिर उसके बाद किस में घेरने लगी, पूरे घर में घेरने लगी। इसलिए हम कहते हैं गैस का आकार क्या होता है, गैस का आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो गैस का आकार भी अनिश्चित होता है और आपका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये आपके क्या हो गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है बहने का गुण पाया जाता है। तो लास्ट गैस को हम गर्म नहीं करते, वो खुद ही बहने लगती है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस है भरी हुई है, तो बदबू आपको नहीं लग रही है। भाई मैंने लीकेज करी तो आपको बदबू लगने लगी। बदबू क्यों लगी, क्योंकि हवा के साथ वो एकदम उड़ती हुई आई और आपको बदबू लगी, क्योंकि गैस में बहने का गुण पाया जाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लें, पड़ोस में कहीं नानगोश बन रहा है या बिरयानी बन रही है, तो आप रास्ते से निकल के जा रहे हैं तो आपको क्या लेता है, अरे खुशबू आ रही है कहीं से, किसकी आ रही है, बिरयानी की आ रही है, नानगोश की आ रही है। तो क्या वो आपने घर में जाकर देखा कि नानगोश बन रहा है, वो खुशबू आई उसकी उड़ के, तो खुशबू का मतलब गैस उड़कर आई। तो गैस में क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। सबसे तेज द्रव कहाँ है, पानी को फैलाएं, तो पानी का एक लिमिट होती है। 1 लीटर पानी है, थोड़ा फर्श पे थोड़ी दूरी तक बह जाएगा, लेकिन गैस की कोई लिमिट नहीं होती, बाहर तक भी आपकी बदबू जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं गैस में क्या होता है, आपका बहने का गुण पाया जाता है। तो लास्ट पॉइंट आपको यही था कि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। ये क्या हो गया आपका गैस। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, प्लाज्मा। तो ये तीनों तो आपने पहले ही पढ़ा है, लेकिन हमारे न्यू टॉपिक क्या है, प्लाज्मा। इसको समझने के लिए हम शुरू से आपको मैं समझाता हूँ एकदम डीप जाके। आपका कोई ठोस है, ठोस क्या है आपका, बर्फ़ को हमने थोड़ा गर्म करा, थोड़ी इसको हीट दी, उष्मा दी, गर्म करा, तो गर्म करके क्या बन गया, द्रव को मैंने और गर्म करा, क्या करा, और गर्म करा। जब हम जैसे पानी बर्फ़ है, बर्फ़ को धीरे धीरे हम गर्म कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, आपका ठोस बन गया। बर्फ़ को हम धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं तो क्या बन गया, आपका द्रव बन गया। जब हम द्रव को और टेम्परेचर दे रहे हैं, और हीट दे रहे हैं, और गर्म बन गया, तो क्या बन गया, वो गैस बन के वायुमंडल में जाने लगेगा। फिर गैस को हमने क्या करा, और गर्म करा। तो जब ठोस क्या थी, बर्फ़ को हमने गर्म करा तो वो द्रव बन गई, द्रव क्या बन गई, पानी बन गई। पानी को हमने और गर्म करा तो वो क्या बन गई, आपकी भाप बन गई। भाप का मतलब गैस बन गई। और जब हमने गैस को भी और टेम्परेचर पर गर्म करा तो क्या होगा, अब गैस बन गई। गैस से ऊपर क्या जाएगा, तो क्या होता है, गैस के इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो जब गैस को हम और ज़्यादा गर्म करते हैं, और ज़्यादा हीट देते हैं, और ज़्यादा उसमें ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है, आपका गैस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो गैस से जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिस माध्यम का निर्माण होता है गैस से इलेक्ट्रॉन निकलने पर, वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। अब एक और बात नॉलेज के लिए, जब आपकी कोई ठोस क्या है, बर्फ़ है, बर्फ़ जब आपकी ठोस से द्रव में जाती है तो उसको हम कहते हैं गलनांक। यानी आपकी बर्फ़ गली और पिघल कर क्या बन गई, द्रव बन गई। जब आपका द्रव पानी है, पानी द्रव से किस में जा रहा है, आपका भाप में बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक। तो बर्फ़ का आपका ठोस से आपका द्रव में बदलना क्या कहलाता है, आपका गलनांक कहलाता है। और द्रव से आपका
गैस में जाना क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक कहलाता है। एक बार और मैं बता दूं, जब हम ठोस को और ज़्यादा गर्म करते हैं, जैसे बर्फ़ को, तो द्रव बनता है, द्रव को और गर्म करता है तो गैस, और जब गैस को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो गैस तो बन गई है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो जब किसी गैस को बहुत गर्म करने पर उसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, तो जिस माध्यम का निर्माण होता है वो कहलाता है आपका प्लाज्मा कहलाता है। अब प्लाज्मा की बात करते हैं, तो गैस को उच्च ऊष्मा यानी बहुत ज़्यादा के देने पर, ऊष्मा देने पर और वोल्टता, तो एक वोल्टता दे दी हमने, तो गैस को उच्च ऊष्मा और वोल्टता प्रदान करने से परमाणु, जो आपका गैसीय परमाणु होता है, उससे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रकार प्लाज्मा माध्यम का निर्माण होता है। तो जब किसी गैस को हम ऊष्मा देते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, तो जिस माध्यम का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्लाज्मा कहलाता है। तो क्या निकलते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब किसी गैस को हम बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं और क्या देते हैं, वोल्टता देते हैं। तो एक बात मैं आपको मोटी मोटी नॉलेज की बात बता दूं, तो जो संसार में जहाँ भी आपको किसी चीज़ को में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो वो दो चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला क्या होता है, जहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, आपका करंट फ्लो होने लगेगा। जहाँ आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहाँ वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। वैद्युत धारा जो बहती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बहती है। तो पहला क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्लाज्मा विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो आपका जब गैस में से निकलने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो प्लाज्मा माध्यम क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। सुचालक का मतलब क्या होता है, उसमें करंट फ्लो किया जा सकता है और हमें करंट लग जाएगा। तथा अत्यधिक रंगीन होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण प्लाज्मा माध्यम क्या हो जाता है, आपका रंगीन हो जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। जैसा आपने LED बल्ब देखा होगा रंगीन वाला, जो आपके 2 या 3 तरीके के निकालता है, लाइटिंग निकालता है, तो उसमें आपकी नियॉन गैस भरी होती है। जब उसमें विद्युत ऊष्मा दी जाती है उसे, तो क्या होता है, वो रंग बिरंगी लाइटें निकालता है। तो वो क्या है, आपका प्लाज्मा माध्यम है। प्लाज्मा माध्यम में क्या है, क्योंकि गैस को उससे उच्च टेम्परेचर, जिससे ज़्यादा क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया, तो उसमें क्या निकलने लगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। और जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं बाकी हो जाता है आपका रंग आ जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जहाँ भी दिख जाए वो दो चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला क्या होता है, आपका विद्युत उसमें प्रवाहित हो जाएगी, दूसरा क्या आ जाएगा, रंग आ जाएगा। और मैं आपको प्लाज्मा के एग्जाम्पल बताऊँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए। जो आपका सूर्य होता है, तो सूर्य का क्या होता है, एक टेम्परेचर बहुत हाइट होता है, वहाँ पर कोई वस्तु ठोस अवस्था में रह नहीं सकती, क्योंकि उसकी गर्मी इतनी है, अगर वो हमारे पास आ जाए तो हम क्या बन जाए, पिघल जाए एक तरीके से। तो कोई चीज़ ठोस भी नहीं रह सकती और द्रव भी नहीं रह सकता, क्योंकि द्रव है, द्रव इतना टेम्परेचर है सूर्य का, इतनी हीट है, इतनी ऊष्मा है, तो वो किसमें चेंज हो जाए, गैस भी नहीं रह सकती। गैस में से भी क्या होती हैं, आपके इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो आपका जो सूर्य होता है उससे ऊपर का माध्यम क्या होता है, प्लाज्मा होता है, क्योंकि वहाँ के होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने होते हैं, इसलिए हमें सूर्य के दिखता है, रंगीन दिखाई देता है। अब बात करें विद्युत की, सूर्य के पास कितनी विद्युत होती है आप खुद दे सकते हैं। हम सोलर प्लेटों द्वारा सूर्य से क्या ले रहे हैं, विद्युत ले रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, हम उससे हम लाइट लेकर क्या कर रहे हैं, अपने घरों में उजाला कर रहे हैं। तो सोलर प्लेटों द्वारा क्या कर ले रहे हैं, हम सूर्य से विद्युत ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं किसके, प्लाज्मा माध्यम के। जैसे आपके डीजे होते हैं, उसमें से जो लाइटें निकाल रही होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपका प्लाज्मा माध्यम का क्या होता है, कारण होता है। इसी तरह जब आपके दो बादल बहुत उच्च ऊष्मा के साथ के होते हैं, आपस में टकराते हैं और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं आपके बादल जब आपस में टकरा के। तो जब बादल टकराते हैं तो आपने देखा होगा एकदम बिजली कड़कने लगती है और कहीं पर ही जाके एकदम चिंगारियाँ से निकलती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको पता है, जो बादल जहाँ टकराते हैं वहाँ क्या होता है, वायुमंडल होता है। और वायुमंडल में क्या होती हैं, आपकी बहुत सारी क्या होती हैं, गैसें होती हैं। जो आपकी बहुत सारी गैसें होती हैं वायुमंडल में, जब उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है तो वो क्या करने लगती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने निष्कासित करने लगती हैं, तो आपकी चिंगारी निकलती है। चिंगारी में क्या होता है, रंग। और मैंने आपको यही बताया था, जहाँ भी आपको रंग देखने को मिले वहाँ पर क्या होगा, आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो रंग देखने को मिलता है और आपको विद्युत भी देखने को मिलती है। लोग कहते हैं बिजली कड़क रही है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब मोटी मोटी सी बात है जो आपके सिलेबस में नहीं है, एक आपको फील हो जाए, टॉपिक मज़ा आ जाए पढ़ने में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब दोबारा एक बार और बता देता हूँ। प्लाज्मा किसे कहते हैं, जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा विद्युत ऊष्मा और वोल्टता प्रदान करते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। जो माध्यम होता है वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन दो कारणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक आपका किस लिए होते हैं, एक विद्युत का सुचालक हो जाता है वो माध्यम, और दूसरा रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।